संक्षेप में मैं आपको अपने बल के बारे में बताऊं जी। कि हमारी उत्पत्ति 1969 में हुई हाँ जी। और जिसको कहते हैं कि इनिशिएशन बाय फायर। यस। HEC रांची में एक बहुत मेजर फायर हुआ और उसके तत्काल बाद कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हुए जमशेदपुर और रांची में, और उस पूरे वर्ष के दौरान लेबर अनरेस्ट भी कई जगहों पर हुआ। इसके आलोक में सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक ऐसे बल का गठन किया जाए जी जी। जो कि मूल रूप से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को ही देखे और उस पर ही केंद्रित रहे। और इस बल की विशेषता यह रही है कि जब जब चुनौतियां आई हैं इस देश में तो हमें एक नई जिम्मेदारी मिली है। ऑफ कोर्स। तो 1969 के बाद आप याद करें तो 1999 में कंडाहार का IC-814 का हाईजैकिंग हुआ। हाँ जी। और उसके तत्काल बाद सरकार ने सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स का जिम्मा CISF के हाथ में सौंपा। फिर आप आए तो 2000 में रेड फोर्ट पे अटैक हुआ, हाँ जी। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी भी CISF को सौंपी गई। 2006 में लंदन मेट्रो पे जब अटैक हुआ, उसके आलोक में सरकार ने निर्णय लिया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की जो सुरक्षा है वो भी CISF को सौंपी जाए। ओके। तो जब जब चुनौतियां आई हैं, जब जब ऐसे एक्सीडेंट सिचुएशंस हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो सरकार और देश ने CISF पे भरोसा किया है। और जैसा कि आपने बताया कि हमारी उत्पत्ति 2800 से हुई और मूल रूप से हम एक वॉच एंड वार्ड स्टाफ थे। 1983 में हमें आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन की खिताब मिली। Yes, हाँ जी। और उसके बाद आज लगभग 60 गुना बढ़ के 60 गुना से अधिक really हम 1,56,000 की संख्या पे पहुंच चुके हैं। और प्रतिवर्ष हमारे बल में बढ़ोतरी हो रही है और नए नए आयाम हम ढूंढ रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और आपने जिस तरह से बताया कि अभी जो वर्कफोर्स है वो तकरीबन 1,56,000 पहुंच चुकी है, बहुत कम से शुरुआत हुई थी इसकी। और इसका रीजन यही कहा जा सकता है कि जब जब चैलेंजेस आए, चुनौतियां आई, तो इस वर्कफोर्स को और ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी गई। लेकिन यहां पर हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि जब चैलेंजेस आए तब CISF को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। आपको नहीं लगता कि उससे पहले भी मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए था कि चैलेंजेस आए ही नहीं? लाइक अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात करें तो देखिए, एक चीज मैं बहुत ही हम्बल प्राइड के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में हमें जिम्मेदारी सौंपी गई उस क्षेत्र में हमारी सुरक्षा कवच जो है वो लगभग अभेद रही है। और आप एयरपोर्ट को ही अगर देखें, आज हम 61 एयरपोर्ट्स की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं। PSUs में देखें, PSUs के कई क्षेत्र हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोल सेक्टर है, पावर सेक्टर है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, जहां जहां भी हम रहे हैं तो हमारी सुरक्षा कवच को कोई भेद नहीं सका है। और इस बात का गर्व है हमें। इसलिए जहां तक आपका प्रश्न है कि आप प्रिवेंशन करते हैं या नहीं करते हैं, ये ही इस बात का प्रमाण है कि हम प्रिवेंटिव मोड में हमेशा रहते हैं ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे कि बल पर आक्षेप आए। और बल के संबंध में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा बल जो है वो अन्य बलों की तुलना में कुछ भिन्न भी है और कुछ यूनिक भी है। यही जानना चाह रही थी मैं। और करीब 9 ऐसे पहलू हैं जिसमें हम और बल की तुलना में भिन्न हैं। एक तो है कि हमारा मल्टी डायमेंशनल रोल। हम कई सेक्टर्स में हैं, जैसा कि आपको भी विदित होगा कि हम PSUs के प्रोटेक्शन में हैं, एयरपोर्ट में हैं, VIP की सुरक्षा में हैं, करीब 83 VIPs हमारी सुरक्षा कवच में हैं। हम कंसल्टेंसी भी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों। तो मल्टी डायमेंशनल हमारा रोल है। दूसरा, इस बल का रिटेल इंटरफेस यानी कि पब्लिक इंटरफेस जो है वो सबसे ज्यादा है। अच्छा। आप एयरपोर्ट ले लें या मेट्रो ले लें, मेट्रो में प्रतिदिन 30 लाख फुटफॉल है। तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों से जुड़ते हैं और उनके साथ इंटरफेस होता है। इसी कारण से इस बल का दूसरा पहलू यह है कि वी टेक प्राइड इन डूइंग सर्विस विद अ स्माइल। ड्यूटी विद स्माइल। जी हाँ। तो हमें एक ढंग से स्ट्रांग भी रहना है, साथ ही साथ हमें एक सही एटीट्यूड के साथ भी कार्य करना है। तीसरा हमारा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम कॉस्ट न्यूट्रल फोर्स हैं। अच्छा। तो लगभग 90% क्षेत्र जहां हम डिप्लॉयड हैं वहां कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट जो है वो उस यूनिट का जो मैनेजमेंट है वो देता है। तो सरकार पर हम एक तरह से बोझ नहीं डालते हैं जहां तक हमारे डिप्लॉयमेंट का कॉस्ट है। शायद इसीलिए ये भी कहा गया दिस इज द ओनली वन वर्कफोर्स दैट ऑब्टेन्स इट्स ओन सैलरी। दैट्स राइट, एग्जैक्टली। और एक और बड़ा ही इसका विशेष पहलू है जिससे आप शायद अनभिज्ञ होंगी, वो ये है कि हमारे बल में महिलाओं की संख्या लगभग 9,800 से ऊपर है, जो कि किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का सर्वाधिक अनुपात है। अच्छा। लगभग 5.54% की संख्या में हम महिला कर्मी हमारे यहाँ हैं। इसके अतिरिक्त हमारा कोस्टल सिक्योरिटी का भी एक पहलू है, क्योंकि हमारे कई सारे संस्थान ऐसे हैं
जो कि कोस्ट लाइन पे हैं, तो हम कोस्टल सिक्योरिटी भी प्रदान करते हैं वैसे संगठनों को। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमारा रोल रहा है। इनफैक्ट जब पहली बार सुनामी की जब घटना हुई तो सबसे पहला बल जो अंडमान एंड निकोबार में पहुंचा वो सीआईएसएफ था। और अभी भी हमारे 2 डिजास्टर मैनेजमेंट के बटालियन सीआईएसएफ द्वारा ही दिए गए हैं। तो ये कुल बटालियंस कितने हैं सर? कुल तो एनडीआरएफ के बटालियंस हैं, लेकिन सीआईएसएफ द्वारा दिए गए 2 बटालियंस हैं हमारे पास। तो ये इतने सारे पहलू हैं जो हमें एक यूनिक फोर्स बनाता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने बताया। और जैसे कि आपने कहा कि अगर हम दिल्ली मेट्रोस की बात करते हैं तो वहां पर रोजाना अगर फुटफॉल की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो रोजाना ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं दिल्ली मेट्रो के थ्रू। तो टेक्निकल एडवांसमेंट्स की किस तरह की चीजें वहां पर की जा रही हैं, एक्सपेंशन किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, मैं विशिष्ट रूप से तो आपको टेक्निकल गैजेटरी के संबंध में वर्णन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये एक डेली चैलेंज है, बिकॉज टेक्नोलॉजी भी हर दिन वो एडवांस हो रहा है, हर दिन डेवलप हो रहा है। तो हम उस पर नजर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करें ताकि मैनुअल इंटरवेंशन के साथ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी सुदृढ़ ढंग से हमारे सुरक्षा कवच में रहे। और एक हम लोगों ने अपने पहल पे सभी क्षेत्र में, एयरपोर्ट का क्षेत्र हो या पीएसयू का क्षेत्र हो या डीएमआरसी हो, वहां पे एक मिनिमम टेक्नोलॉजी का मैट्रिक्स बना रखा है कि इसके नीचे थ्रेशोल्ड नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर चला जाए तो जितना ऊपर जाए उतना अच्छा है। तो इस चीज का हम बड़ा ध्यान रखते हैं कि जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है वो डिप्लॉय हो ताकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल ही रोबस्ट हो। खासकर दिल्ली मेट्रो में हम और अधिक ज्यादा फोकस रहते हैं क्योंकि वहां पे आपका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है एयरपोर्ट की तुलना में छोटा है, क्लोज स्पेस है। प्लस एयरपोर्ट पे तो आप पैसेंजर्स को 1 घंटे 2 घंटे पहले बुला लेते हैं, तो वहां सुरक्षा चेकिंग के लिए समय भी रहता है, स्थान भी है। यहाँ पे आपको सेकेंड्स के भीतर में आपको सुरक्षा प्रदान करनी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने अपना एसओपी भी उसी ढंग से अमेंड किया हुआ है और कई सारे स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स हम डिप्लॉय करते हैं जो कि जिसके बारे में वर्णन करना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब तक आप सीआईएसएफ की सुरक्षा कवच में है आप बिल्कुल चैन से हैं। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही सर। अच्छा, अगर नक्सलवाद प्रॉन एरियाज में बात करते हैं तो वहां पर भी सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किस तरह के चैलेंजेस आप वहां पर फेस करते हैं जिन्हें आप ओवरकम करते हैं? नक्सल एरियाज में हमारा रोल स्टैटिक रोल है, हमारा रोल ऑपरेशंस में नहीं है। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो माइनिंग एरियाज है वहां पे न सिर्फ हम एक कैंपस के अंदर ही सीमित रहते हैं, कई बार हमें कैंपस से बाहर निकल के माइनिंग एरिया में भी जाना पड़ता है। तो सारे ऑपरेशंस के टैक्टिक्स जो अन्य फोर्सेस के लिए रेलेवेंट हैं वो हमें भी ध्यान में रखना पड़ता है और वो चैलेंजेस हमें भी फेस करना पड़ता है। इसलिए हमारे एसओपीज मोर और लेस मेल खाते हैं बाकी फोर्सेस से और वहां वो निरंतर चैलेंज रहता है कि कैसे जो कैंपस सिक्योरिटी है, जो माइनिंग एरिया सिक्योरिटी है, उसको किस ढंग से बिल्कुल ही अभेद्य बना के रखा जाए। इन 50 सालों में अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें सीआईएसएफ की, तो आपको किस किस पॉइंट पे लगता है कि यस दिस वाज द मेजर अचीवमेंट दैट वी हैव अचीव्ड सो फार? जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं भारत सरकार के उसकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने अपनी संख्या में काफी बढ़ोतरी की है। टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने बिल्कुल अपडेटेड टेक्नोलॉजी अपनाया है और इस क्षेत्र में मैं एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज करते हैं इन हाउस, वो सारे हमारे लोगों द्वारा डेवलप किए हुए हैं। तो हमारा जो वर्कफोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली इतना अधिक ये है कॉम्पिटेंट है कि सारे एप्लीकेशंस हम खुद डेवलप करते हैं। तभी आपने कहा मल्टी डायमेंशनल फोर्स और मल्टीटास्किंग भी सब लोग करते हैं। ये एक अच्छी बात आपने कही। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि विमेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और अगर हम ये बात करें कि अब तक जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर हमने गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा भी था कि साइबर क्राइम के क्षेत्र में कुछ और एडवांसमेंट्स की जरूरत है जिससे कि उसे कंट्रोल किया जा सके। तो उस दिशा में किस तरह के काम किए जा रहे हैं? हमारे पास इन हाउस वो टैलेंट पूल है कि हम साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं और ये इस संबंध में पहले भी प्रस्ताव दिए गए हैं, बट भारत सरकार की ओर से किसी कारण से ये जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी नहीं गई है। लेकिन जिस दिन ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसी ढंग से इसको डिस्पोज करेंगे जैसा कि हम बाकी सुरक्षा करते हैं। आने वाले दिनों में हमारा जो विजन है और जो हम करना चाहते हैं उसके संबंध में जी हाँ, तो उसमें हमारा मूल रूप से 4 क्षेत्रों में ज्यादा एम्फेसिस है। एक हमारा एम्फेसिस है कल्याणकारी योजनाओं में, ताकि हमारे बल का मोराल जो है वो ऊंचा रहे, बल में प्रमोशन सही वक्त पे और सही संख्या में हो,
और साथ ही साथ बल के जो कर्मी हैं, उनके परिवार हैं, उनके संबंध में भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। दूसरा, चूंकि हमारे बल की बढ़ोतरी 60 गुना से लगभग ज्यादा हुई है, जी। तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसी रूप से डेवलप करना है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उस रूप से वो पेस नहीं रख पाया है, तो उसको भी डेवलप करने पर एम्फोसिस है। तीसरा एम्फोसिस हमारा ट्रेनिंग पर है। यस, वही जानना चाह रहे थे। तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में न सिर्फ अपना जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, बल्कि हमारे स्पोर्ट्स एरिया में भी ट्रेनिंग उसी ढंग का हो, और स्पोर्ट्स में भी हमारी उपलब्धि हो, तो उस पर एम्फोसिस है। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा पहले भी हुई है, लेवरेजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी विथ द एग्जिस्टिंग सेटअप, सो दैट हमारा सिक्योरिटी जो सिस्टम्स है वो बिल्कुल ही रोबस्ट रहे और अपडेटेड रहे। तो ये हम आगे वाले दिनों में लागू करने की और एम्फसाइज करने की सोच रहे हैं। अगर हम हेरिटेज बिल्डिंग्स की बात करते हैं, उनकी सिक्योरिटी क्या कुछ अलग तरह से की जाती है सीआईएसएफ की तरफ से? जी हाँ, हर क्षेत्र में हमारे जो एसओपीज हैं, हमारा जो फिजिकल सिक्योरिटी का जो नॉर्म्स है, वो उसी रूप से हम उसको अमेंड करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। तो जैसे कि आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है या रेड फोर्ट है, तो वहां जो सिक्योरिटी है उसका एक दूसरा पहलू होता है। एयरपोर्ट्स पे अलग दूसरा पहलू होता है, तो वो उसको हम लोग अमेंड करते रहते हैं उसी ढंग से। अच्छा, और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं 5 स्टार होटल्स की, जिस तरह से हमने कुछ वक्त पहले देखा 26/11 अटैक हुआ, उसके बाद में सीआईएसएफ का रोल उसमें भी देखा गया है, आगे चल के देखा जाएगा 5 स्टार होटल्स की प्रोटेक्शन? अब ये सरकार पर निर्भर है, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वहां के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। इनफैक्ट एक 5 स्टार होटल में, जो कि एक एयरपोर्ट के परिसर में है, वहां की जिम्मेदारी हमको ऑलरेडी सौंप दी गई है, और उसकी सुरक्षा हम कर रहे हैं। और अगर हम यंगस्टर्स के ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करते हैं, देश के विकास में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर यंगस्टर्स आना चाहें सीआईएसएफ में, तो उसके क्या क्राइटेरियाज रहते हैं, कैसे वो आ सकते हैं इस वर्कफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 2 लेवल पे मूल रूप से अफसर पदाधिकारियों के श्रेणी में 2 लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है। एक होता है एएसआई के लेवल पे, ASI/सब इंस्पेक्टर, और दूसरा असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल पे होता है। तो ये कॉमन एग्जामिनेशन होता है, जो कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए होता है, और उसमें डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट, इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, आपको ऑप्शन देना होता है कि कौन सा फोर्स आप ज्वाइन करेंगे, और उसी प्रकार से उसका आवंटन होता है। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि the best and the brightest among the candidates appearing for assistant commandant and sub inspectors ये ऑप्ट करते हैं सीआईएसएफ के लिए भी। तो इसीलिए हमारा जो टैलेंट पूल है और हमारा जो वर्क फोर्स है, it is probably the most dynamic and the most intelligent workforce that we have. Really nice. अच्छा, एज अ डीजी अगर बात करें, since this is the highest rank in this CISF, तो एज अ डीजी किस तरह के चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है आप फेस करते हैं और उन्हें आगे चल के सरकार की तरफ से ओवरकम किया जाना चाहिए? देखिए, मूल रूप से हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स की जरूरतें रहती हैं, और सरकार अभी तक तो इट हैज बीन वेरी वेरी काइंड एंड वेरी बेनेवलेंट एज फार एज अलॉटिंग दोज रिसोर्सेज को। लेकिन ये हमेशा एक चैलेंज रहता है। yes, of course. खासतौर पे सिर्फ एक छोटा सा बिंदु मैं आपका उल्लेख करना चाहूंगा कि जैसे मेट्रो है, मेट्रो में हम चूंकि छोटे स्पेस में ऑपरेट करते हैं, और वहां मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होती है, तो वैसे सिचुएशन के लिए हमारा मार्कमैनशिप जो है वो बिल्कुल ही उच्चतम कोटि का होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास अच्छे रेंजेस हो, इंडोर फायरिंग रेंज हो, ताकि रेगुलर प्रैक्टिस होता रहे हमारे फोर्सेस का, और उनकी शूटिंग स्किल जो है वो बिल्कुल जीरो एरर वाली होनी चाहिए, ताकि कोलैटरल डैमेज का कहीं कोई स्कोप नहीं रहे। तो ये चैलेंजेस हैं जो कि हैं, लेकिन सरकार हमेशा रिस्पॉन्सिव रही है, और जब भी हम लोगों ने डिमांड प्लेस किया है तो ब्रॉडली हमें वो जरूरतें पूरी की जाती है। और अब तक अगर फोर्स के या पूरे सीआईएसएफ के मॉडर्नाइजेशन की बात करें पिछले 50 सालों में, तो वो किस तरह से किया जाता रहा है सर? ये एक निरंतर हर साल इसकी प्रक्रिया है, और इसमें बजट का आवंटन होता है। बजट के आवंटन के पूर्व हम लोग खुद अपना एक आकलन करते हैं कि किस किस क्षेत्र में हमारी कमी है, किस क्षेत्र में हमें ज्यादा बजट की आवश्यकता है। तो उस आकलन के आधार पे हम अपना डिमांड प्लेस करते हैं, और सरकार अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तब वो अलॉट करती है बजट को, और आगे हम बढ़ते हैं। इसमें मूल रूप से जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, बाकी इक्विपमेंट हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग बजट अलग तरीके से किया जाता है, और इसका आकलन बजट एलोकेशन के पूर्व हर साल किया जाता है, और ये हर साल की प्रक्रिया है। ओके, अगर हम टेरर थ्रेट्स की बात करते हैं, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, देश में भी पीछे भी देखा गया था हाल फिलहाल, उस केस में भी हमने देखा कि सीआईएसएफ की जो वर्कफोर्स है वो जगह जगह पर डिप्लॉय की गई, ताकि लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। सिंस दिस इज द, जैसे हमने शुरुआत में बात की कि अलग अलग तरीके से आप लोग अपनी सिक्योरिटी को, फोर्स को डिप्लॉय करते हैं, तो तब उस केस में कैसे इंश्योर किया जाता है कि जो सुरक्षा है वो बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी, या जो वर्कफोर्स है वो पूरे सही तरीके से डिप्लॉय की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम एक
एक वाइडर सिक्योरिटी इकोसिस्टम में कार्य करते हैं। तो जब भी कोई थ्रेट परसेप्शन इमर्ज करता है जिसमें कि एक तरह के रिस्पांस की आवश्यकता है, तो कई एजेंसीज हैं जहां से ये इनपुट्स आते हैं। ओके। और वो इनपुट्स जब आते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है किसी भी यूनिट कमांडर का कि वो अपने फोर्सेस को प्रॉपर ब्रीफिंग करे कि किस प्रकार का थ्रेट है और इसमें किस तरह का रिस्पांस आवश्यक है। द लास्ट मैन ऑन द पोस्ट, उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर वो गार्ड कर रहा है या किसी ढंग से वहां पे डिप्लॉयड है तो क्यों डिप्लॉयड है और उसका रिस्पांस क्या होना चाहिए। अच्छा। तो यूनिट कमांडर्स का संवाद विद द लास्ट मैन ऑन द पोस्ट बहुत ही आवश्यक होता है। और इस चीज पे हमेशा हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि द टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द सीनियर ऑफिसर्स एंड द लास्ट मैन ऑन द पोस्ट वो बहुत ही आवश्यक है किसी भी सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये एक अच्छी बात आपने कही। इस साल आप लोग 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, गोल्डन जुबली ईयर है, क्या कुछ खास होने वाला है इस सेलिब्रेशन में? क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें? देखिए, इस साल जब शुरुआत में हम लोगों ने जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस का कार्यक्रम तैयार किया तो हमारा उद्देश्य दो था। अच्छा। पहला उद्देश्य था कि हम अपने ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस को कैसे स्ट्रेंथन करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कई प्रकार के कराए। हमने अपने एसओपीज को रिव्यू करके उसमें जहां जहां आवश्यकता पड़ी उसमें बदलाव लाया। और सबसे अहम चीज जो हम लोगों ने किया वो था कि अपने फोर्स के मोराल को कैसे रेज किया जाए। तो उस दिशा में हमने रिकॉर्ड नंबर में अपने लोगों को प्रमोशन दिलवाया। और इस बार मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे 16,000 से अधिक कर्मी प्रोन्नत किए गए हैं। तो ये एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि हम जो ज्वलंत इश्यूज हैं राष्ट्र के समक्ष उसमें अपना माइट कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो पर्यावरण का क्षेत्र हो या ऑर्गन डोनेशन का हो, तो इन सब क्षेत्र में हम लोगों ने कई कार्यक्रम इस बार चलाए। जैसे कि पर्यावरण क्षेत्र में हम लोगों ने 7 लाख वृक्षों का रोपण किया जो कि एक ढंग से रिकॉर्ड है। ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में हमारे 25,000 से अधिक कर्मियों ने अपने ऑर्गन्स प्लेज किए। और मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, एक हमारे कांस्टेबल हैं, उन्होंने अपनी मृत पुत्री के सारे वाइटल ऑर्गन्स दान किए। और हम लोगों ने पूरे फोर्स ने उस दंपति को नमन किया। एक हिमालय अभियान हम लोगों ने चलाया जिसका उद्देश्य था हम फिट तो इंडिया फिट, और साथ ही साथ स्वच्छ भारत। तो उसमें सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया और डिस्पोजल कराया भी। और राफ्टिंग, कैरियोकिंग, साइकिलिंग और ट्रेकिंग के माध्यम से फिटनेस के संबंध में भी जागरूकता एक पूरे हिमालय क्षेत्र में फैलाने का प्रयास किया। तो ये कई सारे प्रोग्राम थे। उसके अलावा हम लोगों ने कई सेमिनार्स कराए, कॉन्फ्रेंसेस कराए। और लास्ट में जैसा कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, अभी परसों हम लोगों ने एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक अटेम्प्ट लिया जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ स्ट्रेट लाइन मूविंग, उसका प्रयास था। और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा। और हमारे 1327 साइकिलिस्ट जो हैं वो इसमें शामिल हुए और सफल हुए। बहुत ही अच्छी बात है। और ये आपने बताया कि किस तरह से जो 50th ईयर है उसको स्पेशल बनाने की जो कोशिश है वो पहल की जाए। मैंने साल के शुरुआत में जब अपने लोगों को संबोधित किया तो मैंने कहा कि सभी चीजों का उद्देश्य ये रहे कि वी हैव टू स्ट्रेच आवर बाउंड्रीज ऑलवेज। हमेशा ये सोचो कि यहां तक पहुंच गए हो, इसके आगे अपनी सीमा कहां तक ले जाओगे। वेरी नाइस। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो एवरेज से आगे बढ़ के आउटस्टैंडिंग की ओर जाने की प्रयास है। और मुझे बताते हुए आपके समक्ष बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार हम लोगों ने प्रण किया है कि अगले साल माउंट एवरेस्ट पर भी जाएंगे। और हमारे लोग काफी उत्साहित हैं। और अभी से उन लोगों ने उसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी होगी। सर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इंसर्जेंसीज वहां पे बहुत रहती हैं। तो इंसर्जेंसी के टाइम पे सीआईएसएफ का क्या रोल रहता है? किस तरह से आप अपनी वर्कफोर्स को डिप्लॉय करते हैं ताकि कुछ भी ऐसा हैसल क्रिएट ना हो, पैनिकिंग सिचुएशन को हैंडल किया जा सके? देखिए, हमारा जो डिप्लॉयमेंट है ये मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन हम इंटरनल सिक्योरिटी में भी डिप्लॉयड रहते हैं। और इलेक्शन का समय हो या जैसे एनआरसी की कार्रवाई चल रही है, पंचायत इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो हर जगह हमारा डिप्लॉयमेंट होता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का रोल भी हमारा एक प्रमुख रोल है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में है। और इनफैक्ट हमारे कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर पे डिप्लॉयड है। तो इस बल की विशेषता यह भी है कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक
और फिर नॉर्थ ईस्ट से लेकर आपको जामनगर तक डिप्लॉयड है। जहां तक टेक्निकल अगर डिप्लॉयमेंट की बात है तो टेक्नोलॉजी के लिए किस तरह से डिप्लॉयमेंट किया जाता है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो इन हाउस टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसके अतिरिक्त हमने एयरपोर्ट सेक्टर फॉर इंस्टेंस लॉस्ट एंड फाउंड एक हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया है, जिसके तहत हम लोगों ने करोड़ों की संख्या में संपत्ति जो लोग छूट जाता है जिनका या गुम हो जाता है उसको लौटाया है और इसकी बड़ी सराहना की गई है। इनफैक्ट फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी इस एप्लीकेशन के लिए सीआईएसएफ को दिया गया है। चलते चलते इतना जरूर पूछना चाहूंगी, सीआईएसएफ इज अ फ्यूचरिस्टिक फोर्स, हाउ मच डू यू एग्री विद दैट? आई वुड एग्री विथ यू 100%। हर क्षेत्र में, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, अपना इंटरनल सिस्टम्स हो या जहां हम सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं वहां हमारी कोशिश यही है कि टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट हो, ताकि जो सिस्टम्स हैं वो फुल प्रूफ तो हो ही पैसेंजर्स के लिए और हमारे क्लाइंट्स के लिए वो कंफर्टेबल हो। थैंक यू सो मच मिस्टर राजेश कि आप यहां पर आए और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। सीआईएसएफ किस तरह से डिप्लॉय करता है अपनी वर्कफोर्स को, कैसे वो आगे बढ़ रहा है और कैसे अपने परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।